अध्याय 61। बहन के लिए सुपरकार। आरती का छोटा सा चेहरा एकदम बदल गया। वह खुशी खुशी दौड़कर अपने भाई अर्जुन शर्मा की बाजू पकड़ ली। भैया बताओ ना, आपने मेरे लिए क्या मंगवाया है? इतना सीक्रेट क्यों बना रहे हो? आरती की सहेली स्नेहा वर्मा भी उत्सुक होकर देखने लगी। अर्जुन मुस्कुराया और रहस्यमयी अंदाज में बोला, थोड़ा इंतजार करो, अभी पता चल जाएगा। आरती ने नखरे किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि यह गिफ्ट जरूर बहुत खास होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है डिलीवरी आ गई, अर्जुन ने कहा। तीनों बाहर आए। घर के सामने एक बड़ा ट्रक खड़ा था और साथ में एक कंपनी की मैनेजर भी थी। पूरा माहौल ही अलग लग रहा था। मैनेजर ने कागज देखते हुए पूछा, यहाँ मिस आरती शर्मा कौन है? आपकी लाल रंग की सुपरकार डिलीवर की जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 28 करोड़ रुपये है। ये सुनते ही आरती और स्नेहा दोनों हैरान रह गईं। 28 करोड़! आरती को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसकी आंखें भर आईं। भैया ये सच है? उसने भावुक होकर पूछा। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है। आरती खुशी से रो पड़ी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई उसके लिए इतनी बड़ी चीज करेगा। ट्रक का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक लाल रंग की शानदार सुपरकार दिखाई दी। उसका डिज़ाइन, उसकी चमक, सब कुछ बेहद शानदार था। आरती आगे बढ़ने से भी डर रही थी, जैसे कहीं सपना टूट न जाए। अर्जुन ने हौसला दिया, डरो मत, बैठकर देखो, ये सच है। आरती ड्राइवर सीट पर बैठी। सीट उसकी हाइट के हिसाब से सेट थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, कार की आवाज़ ने उसे रोमांच से भर दिया। भैया ये तो कमाल है। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। थोड़ा आगे चलाने के बाद वह और भी खुश हो गई। स्नेहा भी बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। आरती ने स्नेहा से कहा, चलो हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे, कॉलेज में सब लोग हैरान रह जाएंगे। स्नेहा थोड़ी झिझक गई। आरती, ये सब बहुत बड़ा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अर्जुन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे अपनी बहन की खुशी देखकर सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद आरती ने फैसला किया, मैं इसे सीधे कॉलेज ले जाऊंगी। कार कॉलेज गेट पर पहुंची तो वहां भीड़ लग गई। इतनी शानदार कार वहां कम ही देखने को मिलती थी। कुछ छात्र हैरान थे, कुछ जलन से बातें कर रहे थे। कॉलेज गेट पर ऐसी कार, और वो भी एक लड़की चला रही है। लाल सुपरकार सबकी नज़रों का केंद्र बन चुकी थी। आरती ने अर्जुन को मैसेज भेजा, आरती भैया सब लोग देख रहे हैं। सब हैरान हैं, ओपन माउथ स्माइल। अर्जुन ने फ़ोन देखा और मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, अगर बहन खुश है तो ये तो बस शुरुआत है। अध्याय 62। कॉलेज की क्वीन की नई कार। कॉलेज के गेट पर आज कुछ अलग ही हलचल थी। अरे देखो, ये तो हमारे कॉलेज की क्वीन काव्या शर्मा है। सुंदर, अमीर और पढ़ाई में भी टॉप, ऊपर से उसका भाई तो और भी ज़्यादा अमीर है। पहले वो लेक्सस चलाता था और अब देखो, सीधा फरारी। काव्या शर्मा शान से कार से उतरी और अपनी दोस्त सोनम वर्मा का हाथ पकड़कर बाहर लाए। दोनों कॉलेज की मशहूर और खूबसूरत लड़कियां थीं। कई लड़के दूर से बस देखते ही रह गए। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर कौन हिम्मत करे? फरारी चलाने वाली लड़की से बात करने के लिए भी हैसियत चाहिए। काव्या को आम लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़र अपने दोस्तों पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। उसने हाथ हिलाकर सबको बुलाया। दोस्तों ने फरारी देखते ही घेर लिया। काव्या, ये कार तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए खरीदी है। ये तो फरारी रफ़ाह लग रही है, बहुत सुंदर। इतनी महंगी कार, तुम्हारा भाई सच में बहुत अमीर है। काव्या का हल्का सा घमंड जाग उठा। उसने दोस्तों को कार छूने दी और तारीफें सुनकर खुश हो गई। उसी दिन उसने फरारी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दीं और सारी फोटो अपने भाई करण शर्मा को भी भेज दीं। करण ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ मैसेज देखा और उसे मस्ती करने दिया। थोड़ी देर बाद उसने नेहा मल्होत्रा को मैसेज किया। आज वो उसे बाहर घुमाने का प्लान बना रहा था और उसकी दोस्त को भी बुलाना चाहता था। नेहा ने तुरंत रिप्लाई किया, नेहा, ठीक है मिस्टर शर्मा, लेकिन अगर हम छुट्टी लेंगी तो उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा। करण हंस पड़ा। करण, कोई बात नहीं, 10 गुना भर दूंगा। नेहा, तो मैं रिया से बात करती हूँ। आज वो थोड़ी परेशान है, कोई उसे परेशान कर रहा है। प्लान फाइनल होते ही करण सीधे अपनी फरारी लेकर नेहा के फ्लैट पहुंचा। कुछ ही मिनटों में नेहा और रिया बाहर आ गईं। नेहा की ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी और रिया भी सादगी में कम नहीं लग रही थी। तीनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का स्वागत किया। करण बोला, बताओ आज क्या करना है? शॉपिंग, खाना या मूवी? नेहा मुस्कुराई, सब कुछ, पहले शॉपिंग, फिर खाना, फिर मूवी। रिया थोड़ा झिझकी, मुझे अजीब लगेगा, मैं बीच में आ जाऊंगी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया, अकेले रहोगी तो परेशान होगी। चलो थोड़ा घूमना अच्छा रहेगा। करण ने भी सहमति में सिर हिलाया।
हाँ, आज सिर्फ रिलैक्स करो। आखिरकार दोनों लड़कियां मान गईं। करण उन्हें पास के सिटी मॉल ले गया। वहां खाने पीने और घूमने की हर सुविधा थी। सबसे पहले वे एक अच्छे रेस्टोरेंट गए। करण ने बिना सोचे समझे सबके लिए अच्छा खाना ऑर्डर कर दिया। रिया ये सब देखकर चुपचाप हैरान थी। इतना समझदार और दिलदार इंसान उसने कम ही देखा था। खाने के बाद उन्होंने मूवी देखी। फिर नेहा जिद करके एक बड़े शोरूम में ले गई। वहां उसने 2 ब्रांडेड बैग पसंद किए। कीमत ज़्यादा थी, लेकिन करण ने तुरंत पेमेंट कर दिया। रिया थोड़ा असहज हो गई। इतना महंगा तो उसने कभी अपने लिए सोचा भी नहीं था। करण ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में इतनी औपचारिकता नहीं। इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। रिया ने संकोच के साथ बैग लिया और दिल से धन्यवाद कहा। उस दिन तीनों ने हंसते मुस्कराते एक बहुत खूबसूरत शाम बिताए। अध्याय 63 युवा मास्टर कुणाल वाकई बहुत समझदार है। भाग 1। कुणाल शर्मा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब उसके लिए ये रकम बहुत छोटी थी। खरीदारी पूरी करने के बाद लिली वर्मा आगे शॉपिंग करना चाहती थी। लेकिन तभी उसके ऑफिस से फ़ोन आ गया। जी सर, मैं समझ गई, अभी वापस आती हूँ। फ़ोन रखते ही लिली का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने ऊपर देखा और बोली, ऑफिस ने मुझे एयरलाइन कंपनी बुलाया है, एक शिकायत का मामला है। नेहा, लिली की सबसे अच्छी दोस्त ने नाराज होकर होंठ फुला लिए। ये लोग भी ना। लिली, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल भैया तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर वह कुणाल की तरफ मुड़ी। भैया, आप लिली के साथ चलो। मुझे डर है कि ऑफिस में उसे परेशान किया जाएगा। नेहा कुछ न भी कहती, तब भी कुणाल लिली को ज़रूर छोड़ने जाता। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुणाल खुद गाड़ी निकालकर लिली को भारतीय एयरवेज के ऑफिस ले चला। लिली मन ही मन बहुत आभारी थी। कार में बैठते समय उसने कुणाल से धीरे से कहा, थैंक यू, आप बहुत अच्छे इंसान हो। लिली को अब कुणाल बहुत समझदार और केयरिंग लग रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, काश मेरा भी ऐसा ही कोई साथ देने वाला होता। कुणाल मुस्कुरा दिया, वैसे अगर कोई तुम्हें ऑफिस में परेशान करे तो एक आसान तरीका है। लिली ने हैरानी से पूछा, कैसा तरीका? बस उन्हें बता देना कि तुम्हारा कोई बहुत प्रभावशाली दोस्त है जो हर बात का जवाब देना जानता है। लोग अपने आप दूरी बना लेंगे। लिली ने सोचा और बोली, बात तो सही है, लेकिन ऐसा कोई दोस्त तो है नहीं। कुणाल हंस पड़ा, जब तक ज़रूरत हो तुम मेरा नाम ले सकती हो। मैं मदद के लिए हूँ। लिली थोड़ी झेप गई, फिर बोली, आप सच में बहुत अच्छे हो। कम से कम अब मुझे अकेले डर नहीं लगेगा। कुणाल ने गाड़ी ऑफिस के बाहर रोक दी। चलो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लिली ने गाड़ी से उतरते समय एक बार फिर धन्यवाद कहा। उसका मन हल्का हो गया था। आज उसे समझ आ गया था, कुछ लोग सच में बिना किसी मतलब के भी मदद करते हैं। युवा मास्टर कुणाल वाकई बहुत समझदार था। अध्याय 64 मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने दो 1। इसके अलावा अर्जुन मल्होत्रा ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन जब उसने साक्षी शर्मा को अपने कपड़े ठीक करते और शर्म से लाल होते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब भी साक्षी को नेहा वर्मा का सामना करने में थोड़ी झिझक हो रही थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की शरारत देखकर साक्षी और भी शर्मा गई और धीरे से बोली, तुम बहुत शरारती हो। नेहा को अभी जो हुआ उसके बारे में कुछ मत बताना। मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ और तुम उसके बॉयफ्रेंड भी हो। किसी भी हाल में नेहा को मत बताना। अर्जुन मुस्कुराया और गाड़ी चलाते हुए बोला, ठीक है, आगे से जब नेहा आसपास नहीं होगी तब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगा ताकि कोई तुम्हें परेशान न करे। साक्षी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कम से कम अर्जुन के साथ होने से लोग उसे तंग करने से तो डरेंगे। अर्जुन का शांत और समझदार स्वभाव उसे अच्छा लगता था। वह उसे सम्मान देता था, यही बात उसे सबसे ज्यादा सुकून देती थी। कुछ ही देर में गाड़ी भारतीय एयरलाइंस के ऑफिस पहुंच गई। अर्जुन साक्षी के साथ नीचे उतरा और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, डरो मत, मैं साथ हूँ। वे दोनों क्रू स्टूडियो की ओर बढ़े। रास्ते में कुछ एयर होस्टेस आपस में बातें करने लगीं। इतनी हिम्मत कैसे हुई साक्षी को कि फर्स्ट क्लास के बड़े ग्राहक से उलझ गई। कप्तान ने साफ कहा है कि उस पर कार्रवाई होगी। इतने अमीर लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। और ये जो बॉयफ्रेंड लाया है, क्या ये किसी बड़े बिजनेसमैन से बेहतर है? इन तानों से साक्षी का मन कांप उठा। उसे लोगों की सोच पर बहुत गुस्सा आया। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और धीमे से बोला, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। उसके शब्दों से साक्षी को हिम्मत मिली। अर्जुन ने ठंडी नज़र से सबकी ओर देखा। उसका आत्मविश्वास देखकर कोई और कुछ नहीं बोला। मेंटेनेंस रूम में प्रवेश करते ही माहौल गंभीर हो गया। यहाँ कंपनी के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। क्रू लीडर ने सख्त आवाज में कहा, साक्षी, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। क्या तुमने अपने व्यवहार पर सोचा है? साक्षी ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। तभी सामने बैठे विजय सिंह, एक बड़े उद्योगपति, ने घमंड से कहा, इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की।
मैं ऐसी एयर होस्टेस वाली फ्लाइट में सफ़र नहीं करना चाहता। साक्षी घबरा गई। नौकरी जाना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, सर, आपने मुझे ज़बरदस्ती एक पर्ची दी थी, इसलिए मुझे बुरा लगा। गलती मेरी नहीं थी। विजय सिंह भड़क गया। सबूत है तुम्हारे पास? झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में बोला, मेरी गर्लफ्रेंड को आपकी कंपनी की नौकरी से डराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट क्लास का टिकट होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। अगर आप शिकायत करेंगे तो हम भी सच्चाई सामने लाएंगे। और याद रखिए, सम्मान पैसे से नहीं, सोच से मिलता है। अर्जुन की बातों ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। अध्याय 65। एयरलाइन का बड़ा ग्राहक 1। अर्जुन मल्होत्रा के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका आत्मविश्वास देखकर सामने खड़े कप्तान मिश्रा भी एक पल के लिए चौंक गए। उधर विजय सिंह का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं फर्स्ट क्लास का वीआईपी ग्राहक हूं। मैं इस एयरलाइन का बड़ा कस्टमर हूं। तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? अर्जुन ने शांत नज़र से उसकी ओर देखा। उसे ज़रा भी गुस्सा नहीं आया। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि आपका नाम विजय सिंह है ना? अजीब संयोग है, कल ही एक निवेश ग्रुप में मैंने यही नाम देखा था। ये सुनते ही विजय सिंह का चेहरा बदल गया। वह हकलाते हुए बोला, कौन सा ग्रुप? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन ने आराम से कहा, कुछ खास नहीं, मेरा एक निवेश से जुड़ा प्राइवेट ग्रुप है। कल एक आदमी ज़बरदस्ती मेरी निजी जानकारी खरीदना चाहता था। आखिर में उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। विजय सिंह का शरीर कांप गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वह समझ चुका था, अर्जुन वही शख्स था जिसकी वजह से उसे कल अपमान झेलना पड़ा था। अर्जुन ने साक्षी शर्मा की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी फ्लाइट कहाँ से आई थी? साक्षी ने धीरे से कहा, मुंबई से। अर्जुन मुस्कुराया, अरे ये तो और भी मज़ेदार है। विजय सिंह भी मुंबई से ही हैं। अब विजय सिंह की हालत और ख़राब हो गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि अर्जुन से उलझना उसके बस की बात नहीं है। अचानक वह बोला, कप्तान साहब, शायद मुझसे ही गलती हो गई। मैं अपनी शिकायत वापस लेना चाहता हूँ। इस मामले को यहीं ख़त्म कर देते हैं। कप्तान मिश्रा हैरान रह गए। एक वीआईपी ग्राहक का यूं डर जाना समझ से बाहर था। साक्षी भी चौंक गई, लेकिन अर्जुन की आवाज़ सख्त हो गई। शिकायत वापस लेने से सब खत्म नहीं हो जाता। मेरी गर्लफ्रेंड को आपने परेशान किया, बदनाम किया। उसका मानसिक नुकसान कौन पूरा करेगा? अर्जुन की आंखों में ठंडापन था। विजय सिंह पूरी तरह टूट गया। वह घबरा कर बोला, मेरी गलती थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि नुकसान की भरपाई की भी बात करने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग सन रह गए। एक बड़ा व्यापारी इस तरह गिड़गिड़ा रहा था। कप्तान मिश्रा अब सब समझ चुके थे। अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं था। उन्होंने तुरंत कहा, साक्षी, लगता है हमारे स्टाफ से गलती हो गई। आपकी सैलरी नहीं कटेगी, बल्कि आपको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन और कुछ दिन की पेड छुट्टी दी जाएगी। ये साफ था कि वह अर्जुन को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। साक्षी की आंखों में खुशी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। अर्जुन ने बस एक नज़र विजय सिंह पर डाली और कहा, अब यहाँ से चले जाओ। आगे से मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत मत करना। यह आखिरी चेतावनी है। अध्याय 65। एयरलाइन का बड़ा ग्राहक 1। अर्जुन मल्होत्रा के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका आत्मविश्वास देखकर सामने खड़े कप्तान मिश्रा भी एक पल के लिए चौंक गए। उधर विजय सिंह का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं फर्स्ट क्लास का वीआईपी ग्राहक हूँ। मैं इस एयरलाइन का बड़ा कस्टमर हूँ। तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? अर्जुन ने शांत नज़र से उसकी ओर देखा। उसे ज़रा भी गुस्सा नहीं आया। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि आपका नाम विजय सिंह है ना? अजीब संयोग है, कल ही एक निवेश ग्रुप में मैंने यही नाम देखा था। ये सुनते ही विजय सिंह का चेहरा बदल गया। वह हकलाते हुए बोला, कौन सा ग्रुप? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन ने आराम से कहा, कुछ खास नहीं, मेरा एक निवेश से जुड़ा प्राइवेट ग्रुप है। कल एक आदमी ज़बरदस्ती मेरी निजी जानकारी खरीदना चाहता था। आखिर में उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। विजय सिंह का शरीर कांप गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वह समझ चुका था, अर्जुन वही शख्स था जिसकी वजह से उसे कल अपमान झेलना पड़ा था। अर्जुन ने साक्षी शर्मा की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी फ्लाइट कहाँ से आई थी? साक्षी ने धीरे से कहा, मुंबई से। अर्जुन मुस्कुराया, अरे ये तो और भी मज़ेदार है। विजय सिंह भी मुंबई से ही हैं। अब विजय सिंह की हालत और ख़राब हो गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि अर्जुन से उलझना उसके बस की बात नहीं है। अचानक वह बोला, कप्तान साहब, शायद मुझसे ही गलती हो गई। मैं अपनी शिकायत वापस लेना चाहता हूँ।
इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। कप्तान मिश्रा हैरान रह गए। एक वीआईपी ग्राहक का यूं डर जाना समझ से बाहर था। साक्षी भी चौंक गई, लेकिन अर्जुन की आवाज़ सख्त हो गई। शिकायत वापस लेने से सब खत्म नहीं हो जाता। मेरी गर्लफ्रेंड को आपने परेशान किया, बदनाम किया। उसका मानसिक नुकसान कौन पूरा करेगा? अर्जुन की आंखों में ठंडापन था। विजय सिंह पूरी तरह टूट गया। वह घबरा कर बोला, मेरी गलती थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि नुकसान की भरपाई की भी बात करने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग सन रह गए। एक बड़ा व्यापारी इस तरह गिड़गिड़ा रहा था। कप्तान मिश्रा अब सब समझ चुके थे। अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं था। उन्होंने तुरंत कहा, साक्षी, लगता है हमारे स्टाफ से गलती हो गई। आपकी सैलरी नहीं कटेगी, बल्कि आपको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन और कुछ दिन की पेड छुट्टी दी जाएगी। ये साफ था कि वह अर्जुन को नाराज नहीं करना चाहते थे। साक्षी की आंखों में खुशी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। अर्जुन ने बस एक नज़र विजय सिंह पर डाली और कहा, अब यहाँ से चले जाओ। आगे से मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत मत करना। यह आखिरी चेतावनी है। 66 सबसे अच्छे दोस्त के लिए भागदौड़। भाग 1। रोहित वर्मा बार बार सिर हिलाते हुए हामी भर रहा था। एयरलाइन कंपनी को पूरे 30,000 रुपये सौंपते ही वह जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। असल में उसे हवाई जहाज से डर लगता था। उसे डर था कि कहीं आगे चलकर वह फर्स्ट क्लास में बैठने की हिम्मत ही न कर पाए। रोहित के जाने के बाद फ्लाइट कैप्टन का रवैया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोनाली शर्मा की तारीफ की और वहीं उसे 40,000 रुपये का बोनस दे दिया। इतना बड़ा बोनस पाकर सोनाली बेहद खुश हो गई। काफ़ी समय बाद उसे 1 महीने में इतनी अच्छी रकम मिली थी। जो चिंता और तनाव उसके चेहरे पर था, सब गायब हो गया और उसकी जगह मुस्कान आ गई। आदित्य जी, आप वाकई कमाल हो। ये पूरा बोनस तो आपकी वजह से मिला है। क्यों न मैं आपको कुछ खिलाऊं? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखा। अब अच्छा लग रहा है न? सोनाली ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आदित्य के लिए साफ साफ इज्जत और भरोसा झलक रहा था। उसे लगा कि सामने खड़ा ये इंसान वाकई बहुत अलग है। जो परेशानी उसे दिनों से सता रही थी, वो पल भर में हल हो गई। आज उसे पहली बार लगा कि आदित्य को अपने साथ लाना बिल्कुल सही फैसला था। जब सोनाली आदित्य को मेंटेनेंस रूम से बाहर छोड़ने आई, तो बाकी एयर होस्टेस का रवैया भी बदल चुका था। सबको अब सच्चाई पता चल चुकी थी। सोनाली, सुना है तुम्हें लीडर ने इनाम दिया है, 40,000 का बोनस। हमें तो जलन हो रही है। हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में कमाल का है। वो रोहित जाते वक्त कितना परेशान लग रहा था। पहले हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। प्लीज़ बुरा मत मानना, कैप्टन को कुछ मत बताना। सोनाली ने किसी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उसे ये लोग बहुत मतलब के लगे। हालात बदलते ही सब खुशामद पर उतर आए थे। अगर आज आदित्य उसके साथ न होता तो शायद उसे नौकरी से निकाल दिया गया होता। तब यही लोग सबसे पहले उसका मजाक उड़ाते। सोनाली ने बिना कुछ कहे आदित्य का हाथ थाम लिया। उस पल उसे लगा कि वही उसके लिए सबसे भरोसेमंद इंसान है। उसे बस एक ही अफसोस था, काश वो आदित्य से पहले मिल पाती। शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आदित्य ने सोचा कि वह उसे गाड़ी से छोड़ देगा, लेकिन सोनाली खुद ही आगे बढ़ाए। अगर आपके पास समय हो तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन नेहा हमारा इंतजार कर रही है। अगर खाना होगा तो उसे भी साथ लेना पड़ेगा। सोनाली थोड़ा झिझक गई, फिर बोली, आपने कहा था न कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। आप वादा नहीं तोड़ सकते। आदित्य उसके मासूमपन पर मुस्कुरा दिया। उसने बिना ज्यादा कुछ कहे उसे अपनी कार में बैठा लिया। कुछ देर बाद आदित्य बोला, आज यहीं तक ठीक है। अगर देर हो गई तो तुम्हारी दोस्त शक करने लगेगी। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, किसी और दिन आराम से मिलेंगे। आदित्य की ये बात सुनकर सोनाली सच में भावुक हो गई। उसे अच्छा लगा कि कोई उसकी इज्जत और हालात समझ रहा है। रास्ते भर वह चुप रही, लेकिन चेहरे पर सुकून था। थोड़ी देर में आदित्य ने उसे उसके किराए के फ्लैट के सामने छोड़ दिया। सोनाली ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा। वह साफ तौर पर अभी और समय साथ बिताना चाहती थी। आदित्य ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह सीधे घर नहीं गया। उसने पास ही एक 5 सितारा होटल में एक बड़ा कमरा बुक कर लिया। फिर उसने नेहा को मैसेज किया, आदित्य, मैं पास के होटल में हूँ, पता भेज रहा हूँ, टैक्सी लेकर आ जाओ। सोनाली को मत बताना। नेहा का जवाब तुरंत आया, नेहा, अभी अभी लौटे हो और मुझे साथ क्यों नहीं लाए? खैर, मैं आ रही हूँ। नेहा ने जल्दी से तैयार होकर टैक्सी ली और होटल की ओर निकल पड़ी। इस बात की भनक सोनाली को बिल्कुल नहीं लगी। 67 ग्रीन टी को आगे बढ़ने नहीं देना, भाग 1।
होटल के बड़े स्वीट में खड़े होकर आदित्य मल्होत्रा शहर की रात की रोशनी देख रहे थे। ऊंची शीशे की खिड़कियों से पूरा शहर चमक रहा था। कमरा सच में शानदार था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नेहा वर्मा खड़ी थी। हल्का मेकअप, सलीके से तैयार, ऊंची एड़ी की सैंडल, वह काफ़ी आत्मविश्वास में लग रही थी। लेकिन आदित्य का चेहरा ठंडा ही रहा। मैंने कहा था 10 मिनट में पहुंचो, आदित्य ने सख्त आवाज़ में कहा। तुमने 15 मिनट लगा दिए। नेहा तुरंत मुस्कुराकर बोली, रास्ते में ट्रैफिक था, थोड़ी देर हो गई, माफ़ कर दीजिए। आदित्य ने बिना ज़्यादा ध्यान दिए कहा, अगली बार देर हुई तो मिलने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर नेहा थोड़ा घबरा गई। वह चुपचाप अंदर आकर सोफे के पास खड़ी हो गई। बैठो, आदित्य ने कहा। नेहा आज्ञाकारी ढंग से बैठ गई। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, सच बताओ, जब तुमने अपनी दोस्त सोनाली से मेरी मुलाकात करवाई थी तो क्या कोई और सोच भी थी? नेहा तुरंत बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए। आदित्य ने उसकी बात काट दी। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ गंभीर थी। मुझे चालाकी पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम सोनाली के दिमाग में कुछ गलत भरो। नेहा डरते हुए सिर हिलाने लगी। वह आदित्य से बहुत प्रभावित थी और थोड़ा डरती भी। उसे पता था कि पूरे जयपुर शहर में आदित्य जैसा समझदार और कामयाब युवक कोई नहीं है। इसी वजह से वह हर हाल में उसे खुश रखना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, नेहा ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगी। आदित्य ने गहरी सांस ली। ठीक है, बस इतना याद रखना, हद में रहना सीखो। काफ़ी देर बाद रात और गहरी हो गई। खिड़की के बाहर शहर अभी भी चमक रहा था। नेहा ने चुपके से कमरे की कुछ तस्वीरें लीं और सोशल मीडिया पर डाल दीं, बिना किसी नाम या इशारे के। कुछ देर बाद आदित्य उठ खड़े हुए। मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। कमरे का किराया मैंने चुका दिया है, और ये तुम्हारे लिए खर्च के पैसे। उन्होंने नेहा के खाते में 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। नेहा खुश भी थी और थोड़ी निराश भी। वह चाहती थी कि आदित्य कुछ और देर रुके, लेकिन आदित्य बिना रुके वहाँ से निकल गए। आदित्य के जाते ही नेहा ने एक और पोस्ट डाली, आपकी खामोशी भी अलग ही असर रखती है। फिर वह थकान के कारण वहीं सो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आदित्य सीधे अपनी विला लौट आए। रास्ते में उन्होंने नेहा की पोस्ट देखी और हल्की मुस्कान आई। ज़्यादा दिखावा ठीक नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा। उन्हें एहसास हो गया था कि नेहा बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती है, अंदर से उतनी ही अस्थिर है। अब इसे और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। आदित्य ने फैसला किया, किसी और की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। स्टडी रूम में पहुंचकर उन्होंने भारत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर देखे, जो उन्होंने कल खरीदे थे। 15 रुपये से बढ़कर 17 रुपये पहुंच चुके थे, और कुछ देर के लिए 18 रुपये भी छुए थे। उन्होंने सही समय पर बेचकर करीब 8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया। अब उनके खाते में कुल 35 करोड़ 30 लाख रुपये हो चुके थे। थकान एकदम गायब हो गई। पैसा कमाने की खुशी सबसे बड़ी थी। कामयाबी का असली मज़ा यही है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, 68, मैं मौजूदा हालात से संतुष्ट नहीं हूँ। भाग 1। अब आदित्य मल्होत्रा के पास लेवल 2 की 120 मिनट की भविष्यवाणी क्षमता थी, यानी पहले से पूरे 1 घंटा ज़्यादा समय। इसका मतलब था वह अब सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, बल्कि विदेशी मुद्रा बाजार फॉरेक्स मार्केट में भी खेल सकता था। उसके खाते में कुल 35 करोड़ 30 लाख रुपये थे। राशि बड़ी थी, लेकिन आदित्य जानता था ये रकम सिर्फ आराम से जीने के लिए काफ़ी है, बड़ा निवेशक बनने के लिए नहीं। उसका लक्ष्य साफ था, एक दिन बड़ा उद्योगपति, कैपिटलिस्ट बनना। और अगर उसे काव्या को एक सच्ची राजकुमारी की तरह जिंदगी देनी थी, तो उसे और भी ज़्यादा पूंजी चाहिए थी। व्यवसाय खड़ा करने के लिए हर कदम पर पैसा लगता है। कुछ 100 करोड़ से घर चलता है, लेकिन कंपनियां नहीं बनती। इसलिए आदित्य मौजूदा हालत से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसने अपने पैसों के साथ विदेशी मुद्रा निवेश फोरम खोला और आज की स्थिति देखने लगा। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी निवेश समूह बाजार पर हावी थे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दुनिया में उनकी पकड़ अब भी सबसे मजबूत थी। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संकट किसकी वजह से आया था? अमेरिका के बाद जापान और कोरिया के निवेश समूह भी कमज़ोर नहीं थे, लेकिन ताकत और संख्या में वे अब भी अमेरिका से पीछे थे। वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी मजाक नहीं होते। आज फिर एक बड़ा नाम फोरम पर लौट आया था, चार्ल्स एंडरसन। उसने कुछ ट्रेड किए और साफ दिख रहा था कि उसका आत्मविश्वास वापस आ चुका है। अब वह दूसरे देशों की पूंजी को दबाने में लगा था। आदित्य ने पोस्ट पढ़कर हल्की मुस्कान दी। उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। फोरम पोस्ट, चार्ल्स, ग्रेटर दैन डॉलर कोरियन वॉन हाल ही में बहुत उछल रहा है। किसने तुम्हें 1100 के स्तर पर दांव लगाने की इजाज़त दी?
आज मैं खेल दिखाऊंगा, 3 बड़े फंड के साथ बाजार को हिला दूंगा। आदित्य को हंसी आ गई, फिर से पैसा देने आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अरबों डॉलर की बातें फोरम पर करना आसान था, असल में इतना बड़ा बाजार इतनी आसानी से नहीं हिलता। कभी कभी छोटी पूंजी बड़ी पूंजी को भी मात दे देती है। आदित्य ने फैसला किया, आज वह भी डॉलर कोरियन वॉन में खेलेगा। अपनी भविष्यवाणी में उसने पूरा ट्रेंड साफ देख लिया था। डॉलर तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन एक सीमा तक। उसने करीब 5 करोड़ रुपए के बराबर डॉलर वॉन में निवेश किया। जैसा अनुमान था, रेट तेजी से ऊपर चढ़ा। चार्ल्स और उसके फंड लगातार पैसा झोंक रहे थे। कुछ ही समय में रेट 1180 तक पहुंच गया। आदित्य ने बिना लालच किए वही मुनाफा निकाल लिया। इस एक चाल से उसे करीब 14 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बस इतना काफ़ी है, आदित्य ने सोचा। अब गिरावट आने वाली है। उसने फोरम पर भी एक पोस्ट डाल दी। आदित्य की पोस्ट, ग्रेटर दैन मैं भारत से हूँ। चार्ल्स, आज 1180 ही ऊंचाई है, 1181 पार नहीं होगा। पोस्ट आते ही फोरम में हलचल मच गई। बहुत से पुराने निवेशक इस भारतीय अकाउंट को पहचानते थे। कमेंट्स आने लगे, ग्रेटर दैन ये वही भारतीय निवेशक है, ये अकेला है जो अमेरिकी दिग्गजों को चुनौती देता है। इतना भरोसा कैसे? थोड़ी देर में चार्ल्स खुद जवाब देने आ गया। चार्ल्स का जवाब, ग्रेटर दैन भारतीय अभी 1180.1 है, 1181 अभी आएगा। फिर उसने और लिखा, ग्रेटर दैन अगर तुम कह रहे हो कि 1181 नहीं आएगा तो मैं 1200 तक ले जाकर दिखाऊंगा। आदित्य को मजा आ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, आदित्य ग्रेटर दैन ठीक है चार्ल्स, शर्त लगाते हैं, अगर आज 1200 पार हुआ तो मैं तुम्हें 8 करोड़ रुपए दूंगा, अगर नहीं हुआ तो तुम मुझे दोगे। अब पूरा फोरम गर्म हो चुका था। लाखों करोड़ों की शर्त, सब हैरान थे, क्या सच में चार्ल्स 1200 नहीं पहुंचा पाएगा? ये भारतीय बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। आदित्य स्क्रीन देखते हुए शांत बैठा था। उसे भरोसा था, भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। 69 दलाल स्ट्रीट का बड़ा बॉस हार गया, भाग 1। मुंबई दलाल स्ट्रीट। अमेरिकी निवेश सम्राट चार्ल्स एंडरसन पहले ही आदित्य मल्होत्रा की पोस्ट देख चुका था। उसने होंठ टेढ़े किए और हल्की सी हंसी हंस दिया। इतनी हिम्मत! उसने बिना सोचे समझे अपनी लीगल टीम को आदेश दे दिया। चार्ल्स ने अपने वकील से कहा कि डॉलर कोरियन वॉन पर एक आधिकारिक सट्टा अनुबंध तैयार किया जाए। कुछ ही देर में वह कॉन्ट्रैक्ट आदित्य को भेज दिया गया। फोरम 20वां जवाब, चार्ल्स ग्रेटर दैन मेरे वकील ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दिया है, खेलना है तो खुलकर खेलते हैं। आदित्य ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा और बिना झिझक उस पर डिजिटल साइन कर दिए। शर्त साफ थी, अगर आज बाजार बंद होने से पहले डॉलर वॉन 1200 पार करता है तो आदित्य हारेगा, अगर नहीं किया तो चार्ल्स को $10 मिलियन देने होंगे। आदित्य ने तुरंत ग्लोबल बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ब्रांच से चार्ल्स के खाते में $10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। ये सौदा कानूनी रूप से पूरी तरह वैध था। बैंक खुद इस शर्त का गवाह था। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह इज्जत और दिमाग की लड़ाई बन चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कोरियन निवेश परिवार के प्रतिनिधि जिनरूई शिखर भी हैरान रह गया। उसने फोरम पर पोस्ट डाली। फोरम पोस्ट, ग्रेटर दैन मैं जिनरूई शिखर हूँ, मैं भारतीय निवेशक का समर्थन करता हूँ। कोरियन पूंजी डॉलर वॉन को और ऊपर नहीं जाने देगी। आदित्य को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत जवाब दिया, आदित्य ग्रेटर दैन मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, ये मेरी और चार्ल्स की लड़ाई है, बीच में मत आओ। जिनरूई शिखर का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने जवाब देने की कोशिश की, ग्रेटर दैन मैं आपकी काबिलियत मानता हूँ, लेकिन हमारे समूह का अपमान न करें। आदित्य ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसके लिए ये मुकाबला सिर्फ अमेरिकी पूंजी से था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी दौरान डॉलर वॉन 1180 पर आकर अचानक रुक गया, न ऊपर गया न नीचे। पूरा फोरम सन्न रह गया। आदित्य की भविष्यवाणी एकदम सही बैठ रही थी। ग्रेटर दैन 1180 के बाद एक भी पॉइंट नहीं बढ़ेगा, और सच में रेट वहीं अटका रहा, फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। फोरम पर हलचल मच गई। ग्रेटर दैन गिर रहा है, क्या सच में 1200 नहीं आएगा? मैं बेच रहा हूं अभी। छोटे और मध्यम निवेशकों ने घबराकर तेजी से बिकवाली शुरू कर दी। जैसे ही भरोसा टूटा, डॉलर वॉन सीधे नीचे फिसल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दलाल स्ट्रीट पर चार्ल्स एंडरसन बेचैन हो गया। उसने अपने सहयोगियों को फ़ोन किया, रेट ऊपर खींचो, जो भी हो 1200 चाहिए। फ़ोन के दूसरी तरफ से जवाब आया,
हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बेच रहे हैं, उस भारतीय निवेशक की वजह से। बाजार डर गया है। चार्ल्स का चेहरा बिगड़ गया। मैं हार नहीं मानूंगा, वह चिल्लाया। उसने ज़बरदस्ती रेट ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन बाजार के खिलाफ जाना खुद को डुबोना होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इधर आदित्य अपने स्टडी रूम में शांत बैठा ग्राफ देख रहा था। 1180 पर उसने एक और बड़ा दांव लगाया। उसे साफ दिख रहा था, अब ऊपर जाना नामुमकिन है। चार्ल्स का अकाउंट लाल निशान में जा चुका था, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सच छुप नहीं सकता। डॉलर वॉन 1170, 1160, 1130, लगातार गिरावट। अब कोई भी बड़ा निवेशक चार्ल्स के साथ खड़ा नहीं था। नीलामी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। नतीजा तय था। फोरम पर सन्नाटा छा गया। दलाल स्ट्रीट का बड़ा बॉस पूरी तरह हार चुका था। अध्याय 70, 100 अरब डॉलर की हार भाग 1, 60वां कमेंट। हाय रे, राघव मेहता फिर से भारतीय खिलाड़ी से हार गया। लगता है इस बार नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। 100वां कमेंट। राघव मेहता की दूसरी कहानी भी खत्म हो गई, अब वो बड़ी मुसीबत में है। 150वां कमेंट। मेहता फाउंडेशन इस बार सैकड़ों अरब का नुकसान नहीं झेल पाएगी। 200वां कमेंट। भारतीय बिग बॉस ने फिर कमाल कर दिया, उनका मुनाफा 100% के पार चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डॉलर वॉन ट्रेड में इस बार सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ था, जो 100% से भी ऊपर चला गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। कुछ विदेशी निवेशकों ने भी फोरम पर पोस्ट डाल दी। जिनेश राय नाम का निवेशक खासा चर्चा में था। हालांकि पहले उसे आरव शर्मा ने 2 बार डांटा था, फिर भी वह आरव का सपोर्ट करता रहा। आरव को ये देखकर हल्की सी हैरानी हुई। उसने मुस्कराते हुए फोरम पर एक पोस्ट डाल दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोरम पोस्ट, नाम जिनेश राय, जिनेश ग्रुप। मैं भारतीय बिग बॉस का धन्यवाद करता हूँ। भले ही वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी ताकत काबिले तारीफ है। विवरण: राघव मेहता, अब खेल बंद कर दो, तुम पहले ही हार चुके हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पोस्ट पर सैकड़ों जवाब आ गए। कुछ विदेशी निवेशक आरव को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने लगे। आरव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आरव शर्मा कमेंट। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, राघव से मेरी निजी लड़ाई है, बाकी लोग दूर रहें। एक और कमेंट। मुझे देश छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले अपने काम संभालो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अजीब बात यह थी कि कोई भी उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आरव की ट्रेडिंग ताकत अब सबके सामने थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 20वां कमेंट। हम भारतीय बिग बॉस के साथ हैं। 25वां कमेंट। 100% मुनाफा कमाने वाले को तुम्हारी नौकरी की ज़रूरत क्यों होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इधर दूसरी तरफ डॉलर ट्रेड में आरव की पूंजी 53 करोड़ डॉलर से बढ़कर 11.6 करोड़ डॉलर मुनाफे में आ चुकी थी। इसके अलावा राघव मेहता को शर्त के अनुसार 1 करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने थे, लेकिन राघव की तरफ से कोई पोस्ट नहीं आई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी फोरम पर एक नई खबर आई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ब्रेकिंग फोरम न्यूज़। मेहता फाउंडेशन आधिकारिक रूप से बंद। राघव मेहता को 200 अरब डॉलर का भारी नुकसान। निवेशकों ने पैसा वापस खींच लिया। फाउंडेशन पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूरा फोरम हिल गया। फर्स्ट कमेंट। ये कैसे हो गया। सेकंड कमेंट। राघव तो ट्रेडिंग का भगवान माना जाता था। थर्ड कमेंट। भारतीय खिलाड़ी से टकराना भारी पड़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सच यही था। आरव शर्मा की वजह से राघव ने जल्दबाजी में गलत फैसले ले लिए थे। फाउंडेशन बंद होना आम बात थी, लेकिन इतना बड़ा पतन सबके लिए चौंकाने वाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नीलामी बंद होते ही भारतीय बैंक के जरिए 1 करोड़ डॉलर आरव के अकाउंट में आ गए। रुपये में बदलते ही उसके भारतीय खाते में 831 करोड़ रुपये जमा हो गए। आरव संतुष्ट था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन तभी एक और पोस्ट आई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोरम पोस्ट, नाम विजय मल्होत्रा। मैं राघव मेहता का पुराना साथी हूँ, अब मैं मेहता फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभालूंगा। विवरण: मैं कमजोर नहीं हूँ और मैं उस भारतीय खिलाड़ी को चुनौती देता हूँ जिसने राघव को हराया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आरव ने पोस्ट देखी और लैपटॉप बंद कर दिया। जो आएगा देखा जाएगा, इतना सोचकर वो आराम करने चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर मुंबई फाइनेंशियल टावर। राघव मेहता अपने खाली ऑफिस में बैठा था। 90 मिनट में सब कुछ खत्म हो चुका था। कभी अरबों का मालिक, आज भारी कर्ज में डूबा हुआ इंसान। उसने सारी जिम्मेदारियां अपने साथी विजय को सौंप दीं
और खुद ट्रेडिंग की दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गया। विजय ने मन ही मन कहा, आरव शर्मा, अब मुझे जानना ही होगा कि तुम आखिर हो कौन।